इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ट्रेपेजियम के ऊपर बेस्ड। ट्रेपेजियम की सारी थ्योरी और साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, पिक्टोरियल क्वेश्चंस विदाउट स्टेटमेंट, जब मैंने ट्रेपेजियम की थ्योरी आपको करवाई थी। तो ट्रेपेजियम की सारी थ्योरी और उसके जो कंसेप्ट है हम अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं और उसी नॉलेज को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। उसी नॉलेज को या फिर उससे पहले जो आप सिमिलरिटी वगैरह सीख चुके हो एंड जो भी स्टफ हम सीख चुके हैं प्लेन ज्योमेट्री में, जो हम सीख चुके हैं उसी को लगाना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को आपने मेरे बताने से पहले खुद करने की कोशिश करनी है, ठीक है, हमेशा की तरह, और उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना है और आप कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को करने में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हताश मत होना कि मुझे ज़्यादा टाइम लगा है। अभी सीखने का वक्त है तो अभी तो टाइम लगेगा, आप बुरा मानो या ना मानो टाइम लगेगा। तो सीधी बात आप असलियत जान लो कि सीखने में टाइम लगता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम तेज होते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए मेरे बताने से पहले। इन द गिवन फिगर the diagonals of trapezium ABCD intersect at O. Find the area of the shaded region according to the lengths of the side mentioned in the figure. फिगर के अंदर जो साइड की लेंथ्स हैं वो मेंशन की गई हैं और इस शेडेड पोर्शन का यानी कि AOD का एरिया आपने निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। नंबर 1 कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, मैंने ये बताया था कि भैया किसी भी ट्रेपेजियम की अगर साइड्स की लंबाई गिवन है तो आप उसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि A प्लस C इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर चारों साइड्स की लंबाई गिवन है तो अपने पास A और C की तो लंबाई तो बाय डिफ़ॉल्ट गिवन है ही, वो तो हो ही गई। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होती है हाइट निकालने की। अगर हमें चारों साइड्स की लंबाई गिवन है तो सिर्फ हाइट हमें खोज कर निकालनी पड़ती है। तो वो हम कैसे निकाल रहे होते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होती है इस लाइन के, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ CE जो कि पैरेलल है DA के, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है AECD। तो अगर ये A है तो ये भी A है, ये D है तो ये भी D है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें, अगर ये पूरी लाइन C थी तो C माइनस A, इस लेंथ की लंबाई भी हमें पता लग जाती है। तो हमें इस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं की लंबाई पता लग जाती है। और अगर तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गई तो सबसे पहला केस, या तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो हमें हाइट इजीली पता लग जाएगी √3/2 इंटू A, या फिर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी तो आइसोस्केलस ट्रायंगल की हाइट भी आप इजीली निकाल सकते हो ना। सामने वाली साइड को 90 डिग्री पर बिल्कुल बीच में काटेगी और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ये निकाल सकते हैं। या फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो भी हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कंपेयर करेंगे आ जाएगी। या फिर ये स्केलन ट्रायंगल होगी, वर्स्ट केस क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल होगी, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिकॉज हमें तीनों साइड्स की लंबाई पता है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे। हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस हमें पता है और हमें सिर्फ और सिर्फ हाइट नहीं पता, तो ये हमें पता लग जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो अगर सारी साइड्स की लंबाई गिवन हो तो ट्रेपेजियम का एरिया हम निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट मैंने रिवाइज करवा दिया। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है कि भैया जो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स हैं अगर वो खींच दिए जाएं तो वो एरिया को कैसे डिवाइड करेंगे, जो एरिया का डिवीजन है वो कैसे होता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेलल साइड्स की लंबाइयों का सिर्फ और सिर्फ रेशियो पता है, मान लो ये A है ये B है, एक्चुअल लंबाई भी ना पता हो, सिर्फ और सिर्फ रेशियो पता हो, तो भी आप इन रीजन्स का रेशियो बता सकते हो। क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल जो डमरू के कारण, डमरू कंसेप्ट के कारण दोनों सिमिलर होंगी, तो इसका और इसके साइड का रेशियो A/B है तो इनके एरिया का रेशियो होएगा A²/B², ठीक है। और इन दोनों के एरिया का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इन दोनों के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होएगा। हर एक क्वाड्रिलेटरल में ऐसे होता है। तो अगर इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट है A²/B² तो अंडर रूट इसका एरिया होता है √A²/B² यानी कि AB, और इसका एरिया होएगा जी AB। ये चीज़ें मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ।
एक आधे स्टूडेंट को ये ना डाउट हो जाए कि सर पहले तो आपने ये बताया था, अब तो सर आप मुकर गए हो अपनी बात से। आपने पहले बोला था ये ए है, ये बी है, तो ये अंडर रूट ए बी होएगा, ये अंडर रूट ए बी होएगा। अरे सेम बात बोल रहा हूँ मैं। तब बोलना क्या चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि इन दोनों का जो भी एरिया है उनका प्रोडक्ट और इन दोनों का जो एरिया है उनका प्रोडक्ट सेम है, और इन दोनों का एरिया जो है वो सेम है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी है तो ये अंडर रूट ए बी होएगा, ये अंडर रूट ए बी होएगा। अगर इसका एरिया ए स्क्वायर इसका बी स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वो सोल्व होकर ए बी आ गया, ये सोल्व होकर ए बी आ गया। बात सेम है, एग्जैक्टली सेम बात है दोनों। ठीक है, हम सिर्फ रेशियो से डील कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम बात है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई। तो सबसे पहले मैं क्या कोशिश करूंगा कि इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल, या फिर सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का रेशियो क्या है, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2:5। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका एरिया क्या हो जाएगा 25। अगर इसका एरिया 4 यूनिट है तो इसका एरिया 25 यूनिट है। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो है 2:5, तो उनके एरिया का रेशियो हो जाएगा 4:25। अगर इन दोनों का एरिया 25 चौके 100 है तो ये अंडर रूट 100 यानी कि ये 10 यूनिट होएगा और ये 10 यूनिट होएगा। तो कुल मिलाकर जो शेडिड पोर्शन है उसका एरिया 10 है, और सारे ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, 25 और 4 29 और 20 49, 10/49। तो जो शेडिड रीजन है उसका एरिया पूरे ट्रेपेजियम के कंपैरिजन में 10/49 है। तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आप इजीली निकाल लोगे। मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ। या फिर दूसरी फिगर बना के बता देता हूँ। 10 14 17 35। ठीक है, तो यहाँ से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉप करूँगा। जी हाँ, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल ड्रॉप करूँगा। ये अगर 14 है तो ये भी 14 होएगा, 35 में से 14 गए तो ये 21 हो जाएगा। ये अगर 10 है तो ये भी 10 होएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो इस ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया जब हीरोन्स फॉर्मूला से निकालोगे तो इसका एरिया आ जाएगा 84 अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप इजीली कर लोगे। और अगर मैं इसको एज ए बेस मानकर एरिया निकालना चाहूँ तो ये जो हाइट है ये इन्वॉल्व होएगी, इसकी वैल्यू मैंने मान ली h। तो इस ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 21 चौके 84, h इज इक्वल टू 4 दूनी 8। हाइट की वैल्यू आ गई जी 8। तो हाइट आ गई, अब इसका एरिया भी आ जाएगा ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, ट्रेपेजियम का एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 35 और 14 49, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट है जी 8। ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया है, और इसका 10/49 गुणा इसका एरिया है। तो ठीक है, ये निकाल लो, सोल्व कर लो। कितना आ जाएगा, 49 से 49 गया, 2 चौके 8 40। आंसर विल बी 40, दैट इज ऑप्शन सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ट्रेपेजियम का, और पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया भी है आपको। ये बताओ, CGL 2015 टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इजीली आप इसको कर लोगे। द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। ठीक है, जो पैरेलल साइड का सम है उसका 2/11 उसकी हाइट है। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इज 4:7, ये ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड का जो रेशियो है वो 4:7 है। तो अगर ये वाली साइड में मान लो जी 4x, तो ये वाली साइड हो जाएगी 7x। ठीक है, और उसने हाइट क्या बताई है, हाइट है पैरेलल साइड के सम का, यानी कि इन दोनों का सम क्या है 11x। 11x की 2/11 गुना, तो 11x इंटू 2/11, 11 से 11 गया 2x। तो इसकी जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 2x, और इसका एरिया उसने बता रखा है, तो इक्वेट कर दो। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 7 और 4 11x इंटू हाइट जो कि है 2x इज इक्वल टू 176। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करो, 2 से 2 गया, 11 से 16 पर गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी जी 4। अगर x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 चौके 16
ये हो गया 7 चौके 28 और ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हमने निकालना क्या है, अब हमने निकालना है, और ये एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी। और ये चीज़ हम प्लेन ज्योमेट्री के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम की ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके ऑपोजिट वाले ये जो एंगल हैं ये दोनों ही बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये 180 माइनस थीटा, मैं थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये भी 180 माइनस थीटा थीटा डैश है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ बता चुका हूँ कि आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, इसको हम एक सर्कल के अंदर रख सकते हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि बिकॉज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है ये सिमेट्रिकल है, ये भुजा इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये सिमेट्रिकल है, तो इसके डायगोनल्स की जो लंबाई है वो भी सेम होती है। इसके डायगोनल्स की जो लंबाई है वो भी सेम होती है। इवन बिकॉज ये सिमेट्रिकल है, तो अगर मैं इस पॉइंट को O मान लूँ और इसको मान लूँ ABCD, तो आपको खुद फील होगा ये आइसोस्केलस है। ठीक है, सिमेट्रिकल है, तो AO इज इक्वल टू BO ऐसा होता है, एंड DO इज इक्वल टू CO ऐसा होता है। क्लियर है, ये सिंपल सी बात है। सिमिलरिटी से इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हो। और अगर आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है तो एक और बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्लेन ज्योमेट्री के अंदर कि किसी भी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के अंदर अगर आप ऐसे डायगोनल्स को ड्रॉ करते हो तो बिकॉज आइसोस्केलस है, सिमेट्रिकल है, इधर जो होगा वही इधर होगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा है। ठीक है, ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा है, ये वाला एंगल अगर डी है तो ये वाला एंगल भी डी है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज ये दोनों बराबर है, यहाँ से जब आप ये ड्रॉप करोगे, यहाँ से जब आप ये ड्रॉप करोगे, तो जो चीज़ इधर हो रही है वही चीज़ उधर हो रही है। तो ये लेंथ और ये लेंथ जब हम हाइट ड्रॉप करेंगे तो ये दोनों भी बराबर होंगे, बिकॉज ट्रेपेजियम आइसोस्केलस से सिमेट्री मेंटेन हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हाइट ड्रॉप की तो वो भी 8 है, और हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है इस डायगोनल की लेंथ, दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होगी। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए डायगोनल की लेंथ तो मैं निकाल दूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है AEC, तो CE तो मेरे पास है, मुझे AE चाहिए, तो मैं AC की लेंथ निकाल दूंगा। तो AE कैसे निकलेगा बताओ? मैंने यहाँ से भी हाइट ड्रॉप की, जी हाँ, ये अगर 16 हैं तो इसके सामने ये भी 16 होएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। 28 में से 16 गए, बच गए 8, तो 8 में से 4 इधर होएगा, 4 इधर होएगा, बिकॉज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में सिमेट्री मेंटेन रहेगी। तो ये 16 है, ये 4 है, तो 16 और 4 20, ये पूरी साइड की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस पूरी साइड की लंबाई 20, तो ये 20 है, ये 8 है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 20 का स्क्वायर, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ दोस्त, 4 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो दोनों में से मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर बच जाएगा 2, यहाँ पर बच जाएगा 5, 2 का स्क्वायर, ये ठीक तो नहीं आ रहा वैसे, ठीक किया है, 16 और 4 20 और 4 24, हाँ हमने ठीक नहीं किया। अगर 28 में से 16 गए तो 12 बचेगा, है ना, यहाँ पर मैंने 8 बचा दिया, वही तो ऑप्शन मैच ही नहीं होंगे ऐसे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक। 28 में से 16 गए 12, तो यहाँ पर बचेगा जी 6 और यहाँ पर बचेगा 6, तो 16 और 6 22, ये 22 हो जाएगा। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। यहाँ पर क्या बच गया 4, और यहाँ पर क्या बच गया 11, 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 16, 121 और 16 137, तो 2√137, 2 तो मैंने कॉमन ले लिया था, वो बाद में चिपका दिया मैंने, तो यहाँ पर डायगोनल की लंबाई 2√137 है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ एक बार, इसको आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम दें इसे, इजी क्वेश्चन है।
द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इन रेशियो 1:3। एक ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ जो है वो 1:3 है, वाइल नॉन पैरेलल साइड्स आर इन रेशियो 2:3। नॉन पैरेलल साइड्स भी 2:3 रेशियो में है। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर पैरेलल साइड, बड़ी वाली पैरेलल साइड जो कि ये है, टू द लार्जर नॉन पैरेलल साइड, जो बड़ी वाली नॉन पैरेलल साइड है जो कि ये है, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज 2:1। यानी कि इसका और इसका जो रेशियो वो 2:1 है। ये डबल है इससे, अगर ये 3 है तो ये 6 होनी चाहिए है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 है तो ये 6 होगी, और अगर ये 3 का डबल हो गया तो ये 1 का डबल होगा। यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लीकेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। ये दोनों का रेशियो 1:3 है। तो अब हमने इस रेशियो को और इस रेशियो को मर्ज कर लिया आपस में, है ना। अब हम इनको आपस में यूज कर सकते हैं। अपने पास जो ट्रेपेजियम है उसकी चारों साइड्स का रेशियो आ गया है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई जो एक्चुअल, देखो ये जो ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है रेशियो वाला, इसकी एक्चुअल साइड 2 थोड़ी है। वो तो इसका रेशियो था 1:3, 2:3, मैंने सिर्फ उसको बैलेंस किया है। तो पता नहीं इसकी साइड 20, 30, 20, 60 ऐसे भी हो सकती है, इसकी 15 गुना भी हो सकती है, 20 गुना भी हो सकती है, 10 गुना भी हो सकती है। तो मुझे नहीं पता, मुझे ट्रेपेजियम, एक्चुअल जो ट्रेपेजियम उसकी साइड्स का रेशियो पता लग गया। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि एक्चुअल ट्रेपेजियम की हाइट इतनी है, तो ये एक्चुअल ट्रेपेजियम की हाइट है। मैं एक बार रेशियो वाले ट्रेपेजियम की हाइट निकाल लूँ तो मुझे ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल ट्रेपेजियम जो है वो इसका दुगुना है, तिगुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, कितना है। इस वाली हाइट से ये वाली हाइट कितने गुना है, तो देख लेते हैं। इसकी हाइट निकालो। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉप कर दी हमेशा की तरह। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होएगा, पैरेललोग्राम बनेगा। ये पैरेलल लाइन ड्रॉप की है, ये 2 है तो ये भी 2 होएगा। ये 2 है तो 6 में से 2 गए, ये 4 हो जाएगा। जी हाँ, तो 2, 3, 4। एक बार इसका एरिया निकालो इस ट्रायंगल का, ABC का, हीरोन्स फॉर्मूला से। 4 और 2 6 और 3 9, तो S हो जाएगा 9/2। 9/2 बोले तो 4.5। अपने मन में 4.5 रखो। 4.5 माइनस 2 2.5 यानी कि 5/2। 4.5 माइनस 4 यानी कि 0.5 यानी कि हाफ। 4.5 माइनस 3 1.5 यानी कि 3/2। तो ये हो गया एरिया इस ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला से। और इसी ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू h। तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर 4 2 हैं, उनकी जगह पर 2 2 बाहर आ जाएंगे यानी कि 1/4, ठीक है। यहाँ पर एक 9 है, उसकी जगह पर एक 3 बाहर आ जाएगा। और इस 2 से मैं इसको काट देता हूँ, 2 दूनी 4, ये 4 भी इधर नीचे आ जाएगा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 9 की जगह एक 3 बाहर आएगा, अंदर रहेगा √15, और यहाँ पर रहेगा 4 दूनी 8। लेकिन यहाँ पर √15 के नीचे 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, √15/4 और 3/2, 3/2 इंटू √15/4, ऐसे मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी √15/4 है, यहाँ पर भी √15/4 है। तो यहाँ पर जहाँ पर 3/2 है उसकी जगह पर यहाँ पर 15 है। अगर यहाँ पर 3 होता और वहाँ पर 15 होता तो ये 5 गुना होता, 3 5 15। लेकिन यहाँ पर 3 का भी आधा है, यानी कि वो वाली वैल्यू 10 गुना है। यानी कि जो एक्चुअल ट्रेपेजियम है उसकी साइड्स का रेशियो यही है, बस उसकी साइड्स 10 गुना है, क्योंकि इसकी हाइट से 10 गुना है। रेशियो वाले ट्रेपेजियम से उसकी हाइट 10 गुना है, तो इसकी साइड से उसकी साइड 10 गुना। तो जो 1 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं वो तो 10 गुना होंगी, लेकिन जो 2 डायमेंशनल चीज़ें हैं, एरिया, वो कितने गुना होएगा, 10 का स्क्वायर 100 गुना। अगर उसने एरिया पूछा है तो इसका एरिया निकालो और 100 गुना कर दो, 10 गुना मत करना, 100 गुना कर दो। इसका एरिया निकालो तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 100 गुना। सिंपल सी बात है। तो करें, इसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली। इसका एरिया कितना होएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये वाली साइड 6 है, ये 2 है, 6 और 2 8। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट है ये 3/2 इंटू √15/4 इंटू 100। ये सिंपल सी बात है बस। इसको सॉल्व कर लो अभी। 4 दूनी 8, 2 5 10, 5 3 15, 0 150 √15। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, डुएबल था बिल्कुल क्वेश्चन ये बताओ।
समलंब चतुर्भुज के समानांतर पक्षों में, ये पक्ष तो नहीं होंगे, भुजाओं में, एक दूसरे की तुलना में, भुजाओं में एक दूसरे की तुलना में 3 गुनी लंबी है। ठीक है, और इसकी परिधि इतनी है। An isosceles trapezium circumscribes a circle, one of the parallel side of the trapezium। isosceles trapezium है, ठीक है, और circumscribe a circle कर रहा है, यानी कि एक सर्कल के चारों तरफ है, यानी कि एक टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पर, कुछ चीज़ें बताना नहीं, कुछ चीज़ें रिवाइज करना चाहूँगा, बिकॉज ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल की कुछ चीज़ें रिवाइज करवाना चाहूँगा। क्या हो गया भाई? अच्छा, ब्लैक के ऊपर ब्लैक चलाने से मना कर दिया आपने इस बंदे ने। हम भी चालाक हैं, दूसरा गाढ़ा रंग चला देंगे। अब आपको दिख रहा है ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये इसका सेंटर है ओ। कोई भी टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं इसकी ओपोजिट साइड्स का पेयर लूं, तो इसकी ओपोजिट साइड्स का कोई भी एक जोड़ा ले लो, यानी कि एक पेयर है ए बी और सी डी, ये एक पेयर है ओपोजिट साइड्स का, और दूसरा पेयर है बी सी और ए डी, ये एक पेयर है। तो कोई भी एक जोड़ा लूँ, वो करता क्या है, वो हाफ हाफ में डिवाइड करता है। किस किस चीज़ को हाफ में डिवाइड करता है? पेरीमीटर को, पूरी साइक्लिक, पूरी टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड जो हैं वो टेंजेंट्स का काम करें, एक सर्कल के टेंजेंट्स का काम करें, या फिर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी भुजाएं एक वृत्त की स्पर्श रेखाओं का काम करे, तो उसे स्पर्श रेखीय चतुर्भुज बोलते हैं। पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं और ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको याद करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है एक प्रॉपर्टी नहीं हो, वो मैं मेंसुरेशन 2D के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी भी बता दूंगा। तो ये जो ऑपोजिट साइड्स का पेयर है, ये इसके पेरीमीटर को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है, यानी कि अगर इसका पूरा पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, मान लो पूरा पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, तो ए बी प्लस सी डी ये आधा पेरीमीटर रखता है, ए बी प्लस सी डी। अब आपको लगेगा सर ये तो पहले नहीं बताई थी, शायद आपको लगे, लेकिन अभी याद आ जाएगा कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ऑपोजिट साइड्स का जो सम है वो सेम होता है, ये मैंने बताया था कि नहीं, कि इन दोनों का जो सम है और इन दोनों का सम है वो सेम होता है। बताया तो ये भी था, लेकिन उससे जल्दी याद आता है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम होता है। इन चारों का सम 100 है, तो इन दोनों का और इन दोनों का सेम है, यानी कि आधा इनके पास है आधा इनके पास, 50 सेंटीमीटर इसके पास 50 सेंटीमीटर इसके पास। तो ऑपोजिट साइड्स का जो जोड़ा है वो पेरीमीटर को हाफ हाफ में बांटता है, ऐसे ही वो एंगल को भी हाफ हाफ में बांटता है। ये भी मैं पहले प्रूव कर चुका हूं। क्या मैं कह रहा हूं कि सेंटर पर जो एंगल है, इस सेंटर पर ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 360। अगर इसको मैं बोलूं x, इसको y, इसको मैं बोलूं a, इसको मैं बोलूं b, तो हमें पता है कि पूरा एंगल 360 है, तो x प्लस वाई ने टोटल 180 डिग्री एंगल ले रखा है, और उतना ही एंगल ले रखा है a प्लस बी ने। इसने और इसने मिलकर आधा पेरीमीटर ले लिया था, इन्होंने मिलकर आधा एंगल ले लिया। ऐसे ही जब आप सेंटर से ज्वाइन करते हो, और इसको मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को O, ठीक है, तो ये एरिया भी आधा बंटवा लेते हैं, पूरी क्वाड्रिलेटरल के एरिया से आधा एरिया बंटवा लेते हैं। जैसे कि एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ, इजीली आप प्रूव कर सकते हो, सी ओ डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाओ, इजीली प्रूव कर पाओगे। मैं बाद में एंड में प्रूव करके दिखाऊंगा सर्कल के टाइम, ठीक है। हाफ इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी, इस साइड ने ट्रायंगल बनाते हुए जो एरिया घेरा है वो ए ओ बी है, इस साइड ने जो घेरा है वो सी ओ डी है, ठीक है। दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, इज इक्वल टू
इन दोनों ने जो एरिया घेरा है वो भी हाफ घेरा है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ, और ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूं और ना हो, सारी लॉजिकल चीज़ें हैं। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो ऑपोजिट साइड्स का पेयर है वो पेरीमीटर भी आधा आधा रखते हैं, वो एंगल भी आधा आधा रखते हैं सेंटर पर जो बनाते हैं, और वो एरिया भी अगर सेंटर से हम ज्वाइन करें उन लाइनों को, ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल नहीं है, सेंटर से मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो सेंटर से अगर लाइनों को ज्वाइन करें तो वो एरिया भी आधा आधा रखते हैं। डन। अब हम काम करते हैं, ये बताओ एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, अगर अपने पास एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, इसका मतलब ये है ये ट्रेपेजियम है, नाम तो इसने दिया नहीं है, ABCD, ठीक है। तो अभी एग्जामिनर ने क्या बताया, अभी एग्जामिनर ने हमसे बताया है कि आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का मतलब है कि AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, जी हाँ। और एक और बात, ये ट्रेपेजियम एक टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल के चारों तरफ एक सर्कल को घेरे हुए है। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल के अंदर इसका और इसका जो सम है वही होता है इसका और इसका सम, यानी कि आधा पेरीमीटर इसके और इसके पास होता है, आधा पेरीमीटर इन दोनों के सम के पास होता है। और कंप्लीट जो पेरीमीटर है ये उसने क्या बता रखा है, ये उसने बता रखा है जी 40 सेंटीमीटर, यानी कि इस साइड और इस साइड का इन दोनों का मिलाकर सम 40 है, इन दोनों का मिलाकर सम 40 है, सॉरी इन दोनों का मिलाकर सम 20 है, इन दोनों का मिलाकर सम 20 है। तो ये भी 10 होएगा, ये भी 10 होएगा, बिकॉज दोनों इक्वल है। इन दोनों का सम भी 20 होएगा, लेकिन एग्जामिनर ने बोला है एक साइड दूसरे से 3 गुना है, यानी कि 1:3 रेशियो में 20 को तोड़ोगे तो 5:15 हो जाएगा, 5 and 15 1:3 रेशियो में। तो आपको ट्रेपेजियम की सारी साइड्स पता लग गई। अब आपको निकालना क्या है, देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो अब कौन सी बड़ी बात है दी जी, इजीली बता दोगे अब तो, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है ऊपर से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 और 5 20 इंटू हाइट। तो हाइट हम इजीली निकाल लेंगे, मतलब उसी तरीके से निकालना पड़ेगा, कुछ जल्दी आ जाएगी, वैसे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके पैरेलल खींचेंगे, ये 5 है तो ये भी 5 होएगा, ये 10 है तो ये भी 10 होएगा, 15 में से 5 गया, ये भी 10 होएगा। तो ये क्या होगी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आप इजीली निकाल सकते हो, वही हाइट अपने ट्रेपेजियम की है जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की है। इसकी हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू A, तो इसकी हाइट होगी √3/2 इंटू 10, और यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 5 20, तो 50√3, दैट्स आवर आंसर। और अगर आपसे एग्जामिनर इसका वो भी पूछे, इस सर्कल का रेडियस पूछे, तो वो भी आप इजीली बता सकते हो। क्यों, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हाइट के बराबर है, हाइट के बराबर है कि नहीं, और ये लाइन सेंटर से ही पास होएगी, जी हाँ सेंटर से ही पास होएगी, है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो इसका हाफ कर देना, जो भी हाइट है उसका हाफ इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ABCD is a trapezium with parallel side AB is equal to 2 and DC is equal to 3, ठीक है। AB छोटी है, AB is equal to 2 and DC is equal to 3. E and F are midpoints of the non-parallel sides. E और F midpoint है, ठीक है। The ratio of ABFE, ABFE, ये E है, ये F है, ABFE इस ट्रेपेजियम का रेशियो और नीचे वाले ट्रेपेजियम के एरिया का रेशियो इन्होंने पूछा है, जी हाँ। तो ये आप इजीली बता सकते हो, बहुत इजीली, कोशिश करो एक बार। देखो अगर हम इनके मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन आती है वो इन दोनों के सम का हाफ होती है ना, जी हाँ बिल्कुल। तो इस 2 की जगह मैं 4 मान रहा हूँ, इस 3 की जगह मैं 6 मान रहा हूँ। हाँ एक्चुअल में 2 और 3 है, लेकिन सिर्फ उसने एरियाज का रेशियो पूछा है, तो रेशियो में अगर मैं इनको इसी रेशियो में लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शंस ना आए बस, ठीक है।
तो 4 और 6 10, 10 का हाफ 5, तो इसकी लंबाई 5 यूनिट हो जाएगी। इसकी लंबाई 4 यूनिट है, इसकी लंबाई 6 यूनिट है, तो इसकी लंबाई 5 यूनिट हो जाएगी ई एफ की। अब इसका अगर आप एरिया निकालोगे और इसका एरिया निकालोगे, इन दोनों का रेशियो, तो एक बात को बताओ मेरे को ध्यान से, अगर ये और ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉप की है, तो जो हाइट है उसको भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ऊपर जितनी हाइट है नीचे भी उतनी हाइट होएगी। क्यों होएगी? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। मिड पॉइंट्स को खींचकर बनाई गई लाइन वही पैरेलल होती है, हमने पहले डिस्कस किया है। अगर 3 लाइनें पैरेलल हैं और उन 3 लाइनों के अंदर अगर यहाँ पर एक लाइन पास हो रही है जिसको 1:1 रेशियो में बांट रही है, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, 1:1 रेशियो में बांट रही है, तो अब कोई भी लाइन इनके अंदर से पास होएगी तो वो 1:1 रेशियो में ही बटेगी। कोई भी लाइन यहाँ से पास होगी 1:1 रेशियो में ही बटेगी। इंटरसेप्ट्स का सेम रेशियो होता है, ये कंसेप्ट मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट है वो भी 1:1 रेशियो में ही बटेगी, तो दोनों की जो हाइट है वो सेम होगी। ये मैंने मैथमेटिकली प्रूव की है, अदरवाइज आपको वैसे भी फील होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ तो दोनों के अंदर होएगा, ऊपर भी हाफ होएगा नीचे भी हाफ होएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ऊपर सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? 5 और 4 9। नीचे सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? 6 और 5 11। और हाइट तो दोनों की सेम है, वो भी कैंसिल आउट होएगी, तो सिर्फ 9 और 11 बचेगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो मैं आपको चाहता तो ये रटवा भी सकता था कि ऐसे एक काम करो कि इन दोनों का सम ले लो, यहाँ पर 2 और 3 उसका हाफ आ जाएगा, इन दोनों का सम इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का सम इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। बट रटने में कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे आपको खुद देखना है चीज़ें कैसे आ रही हैं। आगे से आप इसी क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। अभी भी नहीं रटना कि इनको जोड़ दूंगा इनको जोड़ दूंगा, बस आगे से आपको पता होगा कि हाफ तो है ही, हाँ हाइट तो सेम रेशियो में बटेगी, 5 और 4 9, 6 और 5 11 आंसर, ठीक है। और ये CDS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल रिलेवेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। चलो, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, BD इज परपेंडिकुलर टू AD, बना लेते हैं एक बार। ABCD, BD इज परपेंडिकुलर टू AD, जो BD है वो AD को परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जी हाँ। AC इज परपेंडिकुलर टू BC, जो AC डायगोनल है वो BC के परपेंडिकुलर है। और जैसे ही हमें ये पता लग गया कि भाई ये एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, बिकॉज दोनों तरफ सिमेट्री दिख रही है आपको, दोनों तरफ सिमेट्री। मैंने क्या बताया था कि किसी भी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के अंदर एक सिमेट्री मेंटेन्ड होती है। अगर आप डायगोनल्स को ऐसे मिलाते हो तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी यहाँ पर भी वही एंगल बनेगा अगर आइसोस्केलस है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर भी वही बनेगा, दोनों जगह 90-90 का एंगल बन रहा है, यानी कि एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। एक तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर आप बोलो मैं तो ऐसे नहीं समझूंगा, तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मतलब एक और चीज़ समझ लो, ऐसे समझो या ना समझो, एक और चीज़ देख लो। ये लाइन AB जो है ये यहाँ पर जो एंगल बनाएगी यहाँ पर भी वही एंगल बनाएगी। आप बोलोगे जी हाँ, यहाँ पर अगर थीटा बनाएगी तो यहाँ पर भी थीटा बनाएगी सर्कल के अंदर। तो मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर कोई लाइन है AB और वो यहाँ पर भी थीटा बना रही है और यहाँ पर भी थीटा बना रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना, ये एक सर्कल से पास हो रहे हैं, ठीक है।
ये जो पॉइंट हैं ये चारों 1 2 3 4 ये कौन साइक्लिक पॉइंट्स हैं या फिर समवृत्तीय पॉइंट है, एक समान वृत्त के ऊपर है। इसी प्रकार से ये अगर एक अपने पास लाइन है ए बी और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ एक सर्कल से पास नहीं हो रहे, ये एक सेमी सर्कल से पास हो रहे हैं, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर ही जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर कोई ट्रेपेजियम सर्कल के अंदर है तो इसका मतलब वो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, ये गारंटी है। ठीक है, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ काफ़ी डिटेल में। हमने क्वेश्चन को जल्दबाजी में सोल्व करने की जल्दबाजी है ही नहीं, हमने एग्जाम में जल्दी सोल्व करना है। वो हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हम यहाँ पर अच्छे से सीख पाएंगे चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे। नहीं तो इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए आपको अलग अलग मटेरियल एसेस करने पड़ेंगे, फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके मैंने एक मटेरियल बनाया, आप उससे कंप्लीट ना पढ़ पाओ तो। ठीक है, तो देखो, तो इसका मतलब ये आइसोस्केलस है, हमें देखते ही पता लग गया ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये भैया आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। तो चलिए अब हम आगे सोल्व करने के लिए बढ़ते हैं। AD इज इक्वल टू 15, तो अगर AD 15 है तो BC भी 15 होएगा, बिल्कुल जी हाँ। AB इज इक्वल टू 25, AB 25 है, तो अब आप यूज़ कर लो किसी न किसी राइट एंगल का। राइट एंगल ABC को देखते हैं, ABC इसके अंदर ये 15 है, ये 25 है, तो ये 20 होएगा, 15 20 25, और दूसरे वाला डायगोनल भी 20 होएगा, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो दूसरे वाला डायगोनल भी 20 है। आइसोस्केलस में दोनों ट्रेपेजियम सेम होते हैं। ठीक है, देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज, अब हमने ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। ठीक है भाई, तो हाइट तो हमें मिल जाएगी, जी हाँ, बेस अपने पास है, तो वो वाली हाइट हमें मिल जाएगी क्या, 15, हाँ वो वाली हाइट भी मिल जाएगी। तो करो एक बार हाइट को ड्रॉप करो, एक बार खुद करने की कोशिश करो, हाइट ड्रॉप कर दो यहाँ से, तो हाइट की वैल्यू बताओ मिलेगी कि नहीं, और अगर हाइट की वैल्यू मिल गई तो सामने वाली साइड की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे, देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से, राइट एंगल से अगर मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप की है, ठीक है, तो इसकी लेंथ आपको पता है ना, 25 इंटू एच इज इक्वल टू 20 इंटू 15 है, 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 25 इंटू एच, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12। 20 इंटू 15 बटे 25, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अगर इसकी वैल्यू 12 है तो 9 12 15 का ट्रिपलेट सुना है, 9 12 15, जी हाँ। और ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, तो यहाँ से भी अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे तो ये भी 9 12 15 ऐसे ही बनाएगा। अगर ये 9 है, ये 9 है, तो 9 और 9 18, 25 में से 18 गए 7, अगर ये 7 है तो ये भी 7। ठीक है, तो हमें सब कुछ मिल गया। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 25 और 7 32, इंटू हाइट, हाइट क्या है जी 12, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो ठीक है, 12 6 दूनी 12, 192 कहाँ है, ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बताने से पहले आप इसको सॉल्व करें अच्छे से, और एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है, CDS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। और एक और बात बता दूँ कि मतलब 20-30 सेकंड का खेल है इसका, ज़्यादा खेल नहीं, बिल्कुल आराम से करेंगे तो भी। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने ट्राई किया होगा, तो मैं आपको एक बार हिंट और दे देता हूँ कि ट्रेपेजियम, एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम यहाँ पर है, चलो छोड़ो आइसोस्केलस इसने बताया नहीं है, बट ये बाद में प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होएगा एक, ठीक है, और आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ऑफ कोर्स है, क्लियर है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है वो हाफ d1 d2 साइन थीटा फॉर्मूले से आता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हिंट दे दी, अब आपको ये कर लेना चाहिए। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बनेगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ d1 d2 साइन थीटा होगा, ये चीज़ लगाओ। द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर एट राइट एंगल्स एंड द स्लांट साइड्स, ठीक है, किसी ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं, यानी कि ये और ये राइट एंगल पर हैं, ये आपको दिख नहीं रहे, राइट एंगल पर लग नहीं रहे, बट ठीक है, मान लो कि ये राइट एंगल पर है। ठीक है, एंड द स्लांट साइड यानी कि तिरछी भुजाएं, यानी कि ये वाली और ये वाली, अगर इनको बढ़ा दिया जाए, लेट दिस बी ABCD,
अगर इनको बढ़ा दिया जाए तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है ऐसे। लेट दिस बी ओ। तो ए बी ओ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये उसने बताया है। विद द ग्रेटर ऑफ टू पैरेलल साइड्स है, जो दो पैरेलल साइड हैं उससे बड़ी साइड के साथ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। मतलब कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो बड़ी साइड भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का काम कर रही है। ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के बीच का आपने डिस्टेंस बताना है, यानी कि इसकी हाइट आपने बतानी है। अगर आपको एरिया पता है तो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया आपको गिवन है, एरिया गिवन है, हाइट आपको बतानी है, तो या तो पैरेलल साइड्स का सम निकाल लो कि क्या है, तो भी हाइट पता लग जाएगी है? या फिर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से देखें। चलो भाई देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों हैं? बिकॉज ये ट्रेपेजियम है, पैरेलल तो होंगी तभी तो ये ट्रेपेजियम होएगा। ठीक है। और उसने क्या बताया है, इनको एक्सटेंड करने पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। तो मेरे को एक बात बताओ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाली ट्रायंगल भी इक्विलेटरल होएगी। बेस के पैरेलल लाइन खींचने से क्या हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल्स बनती हैं। तो बड़ी वाली अगर इक्विलेटरल है तो ये भी इक्विलेटरल होएगी, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। ये पूरी साइड और ये पूरी साइड बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो फिर ये और ये भी बराबर होंगे। इसमें से एक घटाओगे ये आएगी, इसमें से एक घटाओगे ये आएगी। ठीक है। तो यानी कि एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, सिंपल सी बात है। जी हाँ, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। और अगर ट्रेपेजियम आइसोस्केलस है तो उसके जो डायगोनल्स हैं उनकी लंबाई भी इक्वल होएगी। जी हाँ, बिल्कुल इक्वल होएगी। और यहाँ पर बात कर रहा है एग्जामिनर इनके एरिया की। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू साइन थीटा, हाफ d1 d2 साइन थीटा। लेकिन इसके d1 और d2 दोनों इक्वल हैं, दोनों की लंबाई d है, तो हाफ d स्क्वायर साइन थीटा। और दोनों डायगोनल के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो साइन 90 डिग्री यानी कि 1 इज इक्वल टू 16, एरिया 16 है। तो d की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जी 4√2। इसको सॉल्व करते हैं, डायगोनल की लंबाई क्या आ गई, डायगोनल की लंबाई आ गई 4√2। ठीक है, दोनों डायगोनल की लंबाई। और आपको निकालनी है इसकी हाइट की लंबाई, ये। चलो अब एक और हिंट दूं, एक और चीज़ जो मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले आपको बताई थी कि किसी भी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के अंदर, किसी भी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के अंदर दोनों तरफ सिमेट्री मेंटेन होती है। अगर आप डायगोनल्स ऐसे ड्रॉ करते हो तो दोनों डायगोनल्स की लंबाई तो ऑफ कोर्स बराबर होती ही होती है, और इसकी लंबाई भी बराबर होती है, और इसकी लंबाई भी बराबर होती है। यानी कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ BO और AO। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में सिमेट्री मेंटेन होएगी, इस साइड जो काम हो रहा है इस साइड भी वही काम होगा। तो यहाँ पर भी सेम बात है। अगर मैं इस पॉइंट को O मान लूँ तो BO इज इक्वल टू AO, और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है, और इसको मैं एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बता रहा हूँ कि AO भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होएगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होएगा। लेकिन आप वहाँ पर मत जाओ, सिर्फ ट्रायंगल AEC के अंदर देखो, AEC के अंदर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, तो यानी कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी साइड्स का रेशियो 1:1:√2 हो गया। जी हाँ बिल्कुल। और हमने इसके डायगोनल की लंबाई निकाल रखी है कि नहीं निकाल रखी? जी हाँ निकाल रखी है, 4√2। अगर AC की लंबाई 4√2 है, अगर इस AC की लंबाई 4√2 है, उसकी लंबाई 4 होएगी, इसकी लंबाई भी 4 होएगी, तो जो इसकी हाइट है उसकी लंबाई या 4 निकाल पाएगी नहीं। एक्चुअल क्वेश्चन है, CDS में आया है 2015 में। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्वेश्चन। ठीक है, इजी कंसेप्ट्स हैं, बट थोड़े से इस तरीके से रखे हैं कि सोचना पड़ेगा। मेरे को भी पहली बार जब किया तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, गलत ट्रैक पे पहले चला गया, फिर बाद में सॉल्व। इन दी गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर एंड ABCD एक स्क्वायर है, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ DC। E जो है वो DC का मिड पॉइंट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन? ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 रेशियो में होएगा। जी हाँ। और अगर DE की लंबाई 1 है तो पूरे स्क्वायर की लंबाई क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ।
आप ई बी को मिला दो, हैं, आप मिला दो ई बी को और क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। हिंट मैं दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप सॉल्व करें। जब आप ई बी को मिलाते हो तो ए बी ई डी एक ट्रेपेजियम बन जाता है, ये बन जाता है एक ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम के डायगोनल्स को मिलाने के बाद जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको पता है। दूसरी बात, किसी भी स्क्वायर में अगर एक डायगोनल खींचा जाए तो डायगोनल एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ये बात पे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये दो चीज़ें लगाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, ट्रेपेजियम के अंदर ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर होती हैं। जी हाँ, ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो होएगा 1:4। जी हाँ बिल्कुल। अगर इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट 4 एकम 4 है तो यहाँ पर √4 इसका एरिया 2 यूनिट होएगा, इसका एरिया भी 2 यूनिट होएगा, इन दोनों के एरिया बराबर होते हैं। जी हाँ। अब ये जो डायगोनल है इसके इधर जो एरिया है वो है 4 और 2 6 यूनिट, तो इसके उधर भी एरिया 6 यूनिट होएगा। 6 यूनिट में से 2 और 1 3 यूनिट कवर हो चुका, बाकी का 3 यूनिट ये होएगा। अब पूछा क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडिड एंड अनशेडिड पोर्शन। शेडिड और अनशेडिड का, शेडिड पोर्शन है 4 यूनिट और अनशेडिड पोर्शन है 3 2 5 6 2 8 4:8। तो आंसर विल बी 1:2। ठीक है, क्लियर है, आसान था क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन करोगे। इन द गिवन फिगर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज शेडिड। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया था, तो फिर से उसी तरीके से करते हैं। हम E और B को मिला देते हैं। तो DEBA ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, अब निकालो फिर। अगर ये 5 है, ये 10 है, तो 5 और 10 15, तो पूरे पैरेललोग्राम की साइड क्या हो जाएगी 15। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो इसकी साइड और इसकी साइड का रेशियो क्या है 1:3, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होएगा 1:9। बिल्कुल 1:9 होएगा। अगर इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट 9 है तो √9, तो इसका एरिया हो जाएगा 3 यूनिट, तो इसका एरिया भी हो जाएगा जी 3 यूनिट। अब ये जो डायगोनल है ये एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर इस डायगोनल के इधर 9 और 3 12 यूनिट एरिया है तो उधर भी 12 यूनिट एरिया होगा, जिसमें से 3 और 1 4 यूनिट हम निकाल चुके हैं, बाकी का 8 यूनिट एरिया यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, अब पूछा क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज शेडिड। कितना फ्रैक्शन जो है वो शेड कर रखा है हमने। ठीक है, तो 8 और 3 11 हमने शेड कर रखा है, और टोटल एरिया है 9 और 3 12 का डबल 24, तो 11/24। सो द आंसर इज ऑप्शन है, सिंपल। ठीक है, ये बताओ भाई। अब मेरा पानी पीने का दिल कर गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लगेगा मे बी, तो एक बार कोशिश करो। आपको टाइम मिल गया, मैं पानी पी लेता हूँ। हिंट दूं? हिंट ये है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, पहले हिंट। और दूसरी हिंट ये है कि ट्रायंगल DEC का जो एरिया है, DEC का एरिया वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है। DEC का हाफ ही होता है, ऐसे बनाए ट्रायंगल तो। हेलो, हाँ आवाज़ सुन रही है? माइक चेक 1 2 3। हेलो। तो मेरे को एक बात बताओ, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर दूँ तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, एरिया 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। यानी कि ये वाला एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है, ये वाला एरिया भी पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है। या फिर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं ऐसे कोई भी ट्रायंगल बना दूँ, ऐसे
है। तो मैंने बहुत बार ये बता दिया है भैया जो ट्रायंगल AEB है उसका एरिया पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में हाफ होएगा। आप ऐसे बना लो या फिर आप ऐसे बना लो, आप कैसे भी बना लो, जो भी आप ट्रायंगल बनाओगे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं उसने कुछ बता भी रखा है ना, उसने यही बता रखा है कि ABCD पैरेललोग्राम में ADE का एरिया 8 है, इसका एरिया 8 यूनिट है, एक्चुअल रेशियो नहीं, एक्चुअल 8 यूनिट है। एंड एरिया ऑफ EFB इज़ 1, EFB का एरिया 1 है, ठीक है। तो जिन जिन पार्ट्स का एरिया नहीं बता रखा वो मैं मान लेता हूँ। अगर मैं इसका एरिया A यूनिट मान लूँ और इसका एरिया B यूनिट मान लूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर आप ऐसे कोई ट्रायंगल बना दोगे ऐसे, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में हाफ होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, DEC का एरिया, वो है A+B। तो A+B पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम में अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं तो ये जो एरिया है ये भी पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है, तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो डायगोनल के इधर कितना एरिया हो गया, 8 + A+1, यानी कि 8 + 1 9, 9 + A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स B = 9, यानी कि जहाँ पर B है वहाँ पर जो एरिया है दैट इज़ 9, ठीक है। बस ये हमने निकालना था, दिस एरिया इज 9। तो इसके बाद अब आप कर दोगे आगे। आगे आपको पता है ट्रेपेजियम के एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो ट्रेपेजियम कहाँ पर बन रहा है, DEBC एक ट्रेपेजियम है, DEBC, और इसका एरिया का रेशियो क्या है, 1:9। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, इसका एरिया होता है √9, यानी कि 3 यूनिट, इसका एरिया भी 3 यूनिट, लेकिन हमने सिर्फ यही निकालना था। तो इसका एरिया 3 यूनिट है, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट इन दोनों के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है ट्रेपेजियम में, आपको पता है, और इन दोनों का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ भाई, अब शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ। हिंट नंबर 1, अगर आप EF को ज्वाइन कर देते हो तो अपने पास एक ट्रेपेजियम आता है। कोशिश करो आगे एरिया को करने की, क्वेश्चन को करने की। अभी भी अगर क्वेश्चन को नहीं कर पाए, उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे पहले आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। तो हिंट नंबर 2, ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होएगा उसी रेशियो में उसका एरिया डिवाइड होता है। एक ये कंसेप्ट लगेगा, इनसे क्वेश्चन हो जाए। देख लो, 2 इजी कंसेप्ट लग रहे हैं। पहला कंसेप्ट ये कि भैया ट्रेपेजियम का एरिया किस रेशियो में डिवाइड होता है, आपको मैं बता चुका हूँ, AB √AB। और दूसरा कंसेप्ट ये कि ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होएगा उसी रेशियो में उस ट्रायंगल का एरिया डिवाइड होएगा, ठीक है। तो अब मैं EF को ज्वाइन कर देता हूँ, तो अपने पास एक ट्रेपेजियम आएगा AFED, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं एक बार। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है विद एरिया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ CE is to ED इज इक्वल टू 1:2, CE is to ED वो 1:2 है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, जी हाँ। एंड AF is to AB इज इक्वल टू 1:2, ये भी 1:2 है। तो AF अगर 1 है तो AB पूरा 2 है, तो 2 में से एक गया 1, ये 1 होएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक बार इनको इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर 1 और 1 2, पूरी साइड की लेंथ 2 यूनिट, यहाँ पर पूरी साइड की लेंथ 3 यूनिट। तो इसको 3 गुना कर रहा हूँ, उसको 2 गुना, ताकि 6 हो जाए। तो इसको 2 गुना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको 3 गुना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। तो इसकी लंबाई भी 6 हो गई, इसकी लंबाई भी 6 हो गई। अब हम इनको आपस में डील कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर ट्रेपेजियम बन रहा है AFED, ट्रेपेजियम है क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं दोनों, और ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल हमेशा ट्रेपेजियम के अंदर सिमिलर होती हैं। सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है 3:4, तो इनके एरिया का रेशियो होएगा इनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर होएगा 9, ये 4 का स्क्वायर होएगा 16, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होएगा, 16 निम्न 144, 144 का √12 यूनिट। या तो ऐसे कर सकते हो, या सीधा सीधा 4 तिये 12, 4 तिये 12। अगर यहाँ पर 3 और 4 है, इनका स्क्वायर करके ये एरिया निकालें तो 4 तिये 12 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है।
तो इसका एरिया 12 यूनिट आ गया, दिख रहा है 12 यूनिट, हाँ दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद अब इसका एरिया कैसे निकालें, तो या तो F से C को ज्वाइन कर दो या फिर E से B को ज्वाइन कर दो, कुछ भी कर दो आंसर आ जाएगा, कुछ भी कर दो, ठीक है। सपोज मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब आपने देखना है कौन सी ट्रायंगल को, DFC को, अगर इसको आप ज्वाइन कर रहे हो तो सीधी ट्रायंगल DFC, पीले रंग से करते हैं, दिख रही है, ये पीले रंग से तो नहीं दिखी, ये इस ट्रायंगल के अंदर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है FE, ये बेस को किस रेशियो में डिवाइड करती है, बेस को डिवाइड कर रही है 2:4 रेशियो में, यानी कि 1:2 रेशियो में। तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होएगा, जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जो एरिया है वो डबल होएगा इसका, तो यहाँ पर एरिया कितना है 12 और 16 28, तो यहाँ पर एरिया 14 यूनिट हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर नीचे देखो, अब हमने दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है, कौन कौन सी दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है, AFD और FBC, इस ट्रायंगल को FBC। इन दोनों ट्रायंगल्स ने क्या कर रखा है, देखना जरा ध्यान से, इस ट्रायंगल ने भी 3 यूनिट बेस यूज कर रखा है और हाइट उतनी यूज कर रखी है जितने पूरे पैरेललोग्राम की है, और इधर जो ट्रायंगल है इसने भी 3 यूनिट बेस यूज कर रखा है और हाइट उतनी यूज कर रखी है जितने पूरे पैरेललोग्राम की। तो दोनों का बेस भी सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है, पूरे पैरेललोग्राम की हाइट यूज करके बैठी हैं। तो बेस और हाइट पर एरिया डिपेंड करता है, तो दोनों का एरिया भी सेम होएगा। तो इसका एरिया है 9 और 12 21 यूनिट, तो उसका एरिया भी 21 यूनिट होएगा, सिंपल सी बात है। जी हाँ बिल्कुल, इसका एरिया भी 21 यूनिट होएगा। तो अब तो आपके पास सारे पार्ट्स का एरिया आ गया। अब आप क्या बता सकते हो, उसने यही पूछा ना शेडेड रीजन का कितना है, तो देखो 21 12 और 21 और 14 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 7 21, तो 35 35 और 12 47 यूनिट्स। हमने 47 यूनिट्स का बताना है कि भाई कितना है, और पूरा एरिया कितना है 47 + 12 59 और 25 59 और 20 79 और 5 84, सारा एरिया 84 यूनिट्स है। 84 यूनिट्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 168, 84 यूनिट को 168 डबल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 47 को रिप्रेजेंट करेगा 94, इसका डबल, तो एरिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 84 को 168 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से उठाया मैंने 168, क्लियर है। आगे बढ़ूं अब, ये बताओ भाई, तो हिंट दे देता हूं मैं, उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक सोल्व किया होगा, पॉज करके, नहीं तो कर लो, उसके बाद हिंट देख लेना। अब मैं हिंट दे रहा हूं कि अगर आप बेस के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, तो मान लो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का रेशियो A:B है, तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल के एरिया का रेशियो A² होगा, जो भी साइड्स का रेशियो, बिकॉज ये सिमिलर ट्रायंगल है, जो भी साइड का रेशियो है उसके एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर होएगा। ये सिंपल सी बात वहाँ पर यूज होएगी, प्लस साथ में बिकॉज ये दोनों पैरेलल हो गई तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा, साथ में यूज होएगा ट्रेपेजियम का एरिया डिवीजन, एरिया कैसे डिवाइड होता है वो कंसेप्ट, बस। तो यहाँ पर बता रखा है कि DE इज पैरेलल टू BC, जी हाँ। ADE का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEO का एरिया 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ODE का। देन फाइंड द एरिया ऑफ ABC, हमने ABC का एरिया बताना है। तो मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले ट्रेपेजियम में देखो, मैंने ये मान लिया कि इसकी साइड 1 यूनिट है, कुछ ना कुछ तो इसकी साइड होएगी ही, वो 1 यूनिट है और उसका A गुना यहाँ पर A है। तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर साइड का रेशियो 1:A है तो एरिया का रेशियो हो जाएगा A:1:A²। तो इस साइड को DE को मैंने मान लिया है जी 1 और इस नीचे वाले को मैंने मान लिया है A, तो इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो हो जाएगा 1:A²। तो यहाँ पर इसका एरिया एक्चुअल में भी 1 था। अभी जिस वैल्यू से हम डील कर रहे हैं वो सिर्फ रेशियो नहीं है, वो एक्चुअल वैल्यूज है। यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग भी 1 आना था और एक्चुअल वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी 1 आना था, तो हम एक्चुअल वैल्यूज से ही डील कर रहे हैं अभी, ठीक है।
तो इसका एरिया 1 है, इसका एरिया ए स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा 1 इंटू ए, इसका एरिया भी ए होएगा, ए 1 इंटू ए स्क्वायर का अंडर रूट ए। ठीक है, तो अब देखो दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड्स का जो रेशियो है वो अभी तक हमने नहीं यूज़ किया है, उनकी साइड्स का जो रेशियो है उसका स्क्वायर उनके एरिया का रेशियो होगा। तो छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल, छोटी ADE बड़ी ABC, इनके एरिया का क्या रेशियो है? इनके एरिया का रेशियो, छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया है 5 यूनिट और पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया है 5 + 1 6 + 2a + a स्क्वायर, 6 + 2a + a स्क्वायर। ठीक है, इसकी साइड अगर a है तो बड़ी वाली की साइड, इसकी साइड अगर 1 है तो बड़ी वाली की साइड a है, तो इनकी साइड का रेशियो क्या है 1:a, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा 1² = a², यानी कि 1:a स्क्वायर, और ये इनके एरिया का रेशियो ही गिवन है, तो ये किसके बराबर होएगा, ये होएगा 1:a²। तो मैंने सिर्फ इनके एरिया का रेशियो को रिलेट किया है जो साइड के अकॉर्डिंग इनका एरिया का रेशियो आना था। अब इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो नाउ इट विल बी 5a² = a² + 2a + 6, तो a² को इधर लाऊंगा, ये 4a² हो जाएगा, 4a² 2a 6, सबके अंदर 2 है तो मैं 2 को काट देता हूँ यहीं पर, तो 4a² की जगह आ जाएगा 2a², ये -2a आना था उसकी जगह आ जाएगा -a, -6 आना था उसकी जगह हो जाएगा -3, मैंने 2 को कॉमन काट दिया। अब हमने ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट है 3 दूनी 6, जिनका प्रोडक्ट -6 है और इनका सम है 1, सम है साइन चेंज होता है 1, तो 3 दूनी 6, सम 1 है तो छोटे वाले को नेगेटिव रखेंगे, 3 दूनी 6, तो a की एक्चुअल वैल्यूज़ क्या होंगी, ये a की वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर 2 से डिवाइड भी करना होता है, तो a की एक्चुअल वैल्यूज़ हैं ये, लेकिन a की वैल्यू नेगेटिव में तो हम ले नहीं सकते क्योंकि भैया a जो हो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही हम ले सकते हैं a की वैल्यू 3/2। अगर a की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ पर यहाँ का एरिया क्या हो गया 3/2, यानी कि 1.5 यूनिट, यहाँ का भी 1.5 यूनिट, और यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा 1.5 या फिर 3/2 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कर लो, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2.25। ठीक है, तो पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया कितना हो गया 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11.25, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हिंट दूं, सबसे पहली हिंट कि जो सेंट्रॉइड जो है वो 2/3 हाइट पर होता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर 2/3 हाइट पर, और ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, और ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है, देखो मान लो ये मीडियन है और कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंट्रॉइड होएगा, तो ये 2:1 रेशियो में बांटता है इसको, यानी कि ये जो, अब अगर मैं कोई भी लाइन यहाँ से पैरेलल खींच दूँ सेंट्रॉइड से, ठीक है, और एक लाइन में यहाँ से पैरेलल खींच दूँ, ऐसा हमने इक्वेशन किया है प्लेन ज्योमेट्री के अंदर, तो ये 3 लाइनें पैरेलल हैं और अगर इनके बीच में मैंने कोई लाइन खींची है तो वो 2:1 रेशियो में बट रही है, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर लाइन भी खींचोगे, परपेंडिकुलर लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, हाइट को, तो वो भी 2:1 रेशियो में बटेगी, चाहे कोई भी लाइन इनके बीच में खींचोगे तो 2:1 रेशियो में बटेगी। तो जो सेंट्रॉइड है वो हमेशा उसके ऊपर 2 यूनिट हाइट होती है, उसके नीचे 1 यूनिट हाइट होती है ट्रायंगल की, वो 2/3 ऊंचाई पर रहता है हमेशा सेंट्रॉइड। चलो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जरा, AB = 4, AB की लंबाई 4 है, BC = 3, BC की लंबाई 3 है, AC की लंबाई 5 है। तो अगर ये 3 4 5 है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली बात, अगर इन सर्कल आप डालते हो और उसके सेंटर से अगर आप ऐसे बनाते हो तो कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है, ये बात हमने कई बार कर चुके हैं। ठीक है, इन सेंटर के साथ हमेशा एक स्क्वायर बनता है, और जो इन रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2 राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो यहाँ पर कोने में स्क्वायर बनेगा ये इन रेडियस के साथ राइट एंगल ट्रायंगल में।
है, और ये जो है ये इन रेडियस होता है, स्क्वायर की साइड जो है वो इन रेडियस होती है। तो इन रेडियस क्या होगा, 4 और 3 7 माइनस 5 2/2 1, और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 4 5 के अंदर इन रेडियस 1 होता है, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो इससे ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना होएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3, ठीक है। तो एग्जामिनर ये बता चुका है कि एच एफ और डी ई ये दोनों बेस के पैरेलल हैं। अगर ये दोनों बेस के पैरेलल हैं तो कोई भी लाइन जब आप बेस के पैरेलल खींचते हो तो ट्रायंगल सिमिलर होती है। तो पूरी ट्रायंगल की साइड कितनी है, 4, और ट्रायंगल ए डी ई की साइड कितनी है, 3 कोरस्पोंडिंग साइड। तो ट्रायंगल ए डी ई की साइड अगर 3 है तो पूरी ट्रायंगल की साइड 4 है। तो अगर साइड का रेशियो 3:4 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, अगर ये जो छोटी ट्रायंगल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर इसकी साइड 3/4 है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, तो इसका एरिया कितना होएगा पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, इसका स्क्वायर करोगे 9/16, तो इसका जो एरिया है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 9/16 है। अब बिकॉज ये भी पैरेलल है तो अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा, इस ट्रायंगल का, तो मुझे इस ट्रेपेजियम का एरिया ही पता लग जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होएगा, तो मैंने क्या बताया कि जो सेंट्रोइड है वो हमेशा 2/3 हाइट पर होता है, यानी कि इसके ऊपर 2 यूनिट हाइट रहेगी, इसके नीचे 1 यूनिट हाइट रहेगी। 2:1 रेशियो में मीडियन को बांटता है, उसी रेशियो में हाइट को बांटता है। तो अगर पूरी हाइट 4 है, या फिर ऐसे देख सकते हो कि जो सेंट्रोइड है उसकी हाइट क्या होगी, 2/3, पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 2/3, तो इसकी हाइट हमने निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों निकालें, हमने सिर्फ रेशियो देखना है। इस ट्रायंगल की हाइट पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 2/3 है, तो अगर साइड्स का रेशियो 2:3 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो इसका एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 4/9 है। इस का एरिया 9/16 है, तो इसका एरिया क्या होगा, 9/16 माइनस 4/9, तो घटाओ जरा एक बार, 9/16 माइनस 4/9, 9 निमे 81, 16 चौके 64, यानी कि 17/16 निमे 144। पूरी ट्रायंगल के एरिया के कंपैरिजन में इसका एरिया होगा 17/144। दिख रहा है, ये दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पूरी ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, और उस ट्रेपेजियम का एरिया है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 17 इंटू 144। दैट्स इट। इसको करने के और भी तरीके हैं, बट मुझे ये तरीका सबसे अच्छा लगा, सबसे सिंपल लगा, ठीक है। तो भाई 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 से इसको काटोगे तो 24 पर जाएगा, तो आंसर विल बी 17/24 एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, क्लियर है। In the given figure, the area of trapezium PQFE इसका एरिया is half of the area of trapezium EFRS। तो PQFE का एरिया अगर 1 यूनिट है तो EFRS का एरिया जो है वो 2 यूनिट होगा, इसका एरिया 2 यूनिट है, ठीक है। SR एंड PQ इज 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, वहाँ पर डिस्प्लेड है SR और PQ की लंबाई। देन फाइंड द लेंथ ऑफ EF। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ट्रेपेजियम के अंदर EF, तो ये हम विद इन 5 to 10 सेकेंड्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बेसिक नॉलेज चाहिए, वो बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूँ, ठीक है। देखो जरा, ध्यान से सुनिएगा। अपने पास 2 ट्रायंगल हैं, ABC और ADE, और ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। अपने पास 2 ट्रायंगल हैं ABC और ADE। तो अगर ये मैं बेस के पैरेलल ड्रॉ करूँगा तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी, जी हाँ। तो मैंने इस साइड की लंबाई मान ली B और इस साइड की लंबाई मान ली C, ठीक है। इस साइड की लंबाई मैंने मान ली B और इस साइड की लंबाई मैंने मान ली C। तो 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इनकी साइड्स का रेशियो हो गया, छोटी वाली ट्रायंगल की साइड B है, बड़े वाली ट्रायंगल की साइड C है, तो B:C हो गया। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, B²:C², यानी कि अगर इसके एरिया को मैं B² से डिनोट करूंगा तो इस पूरे के एरिया को मैं C² से डिनोट करूंगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसका एरिया डिनोट करना है, और सिर्फ रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ रेशियो में हम ऐसे कर सकते हैं,
पूरे का एरिया सी स्क्वायर है, इसका एरिया बी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मुझे इस ट्रेपेजियम का एरिया डिनोट करना है, सिर्फ रेशियो अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं पूरी ट्रायंगल से इस ट्रेपेजियम का रेशियो अगर डिनोट करना चाहूँगा एरिया का, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया किससे रिप्रेजेंटेड है, सी स्क्वायर से। ऐसे मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यहीं पर एक और लाइन खींच दूँ, एफ जी, मान लो एफ जी है, ये भी पैरेलल हो और इसकी लंबाई है ए यूनिट, एफ जी इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अब आ जाओ ट्रायंगल ए डी ई के अंदर, ए डी ई के अंदर बेस के पैरेलल है ये, आप बोलोगे जी हाँ। तो छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया अगर ए स्क्वायर है तो बड़ी वाली ट्रायंगल का, यानी कि अगर इसका एरिया अगर ए स्क्वायर है तो इस बड़ी वाली ट्रायंगल का बी स्क्वायर है, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे जी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर सिर्फ रेशियो की बात करें तो इसी पोर्शन के साथ इसका रेशियो अगर निकालना हो तो सिंपल सी बात है, अगर दो ट्रेपेजियम ऐसे गिवन हैं, ठीक है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, ये अगर ए है, तो आप एक बार ट्रायंगल को कंप्लीट करो, ठीक है। तो इसके एरिया को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस छोटी साइड का स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके एरिया को आप कंपेयर कर पाओगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। आप इनके रेशियो को ऐसे कंपेयर कर पाओगे, इनका जो एरिया का रेशियो उसको। तो एग्जैक्टली सेम काम अपने क्वेश्चन के अंदर है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जैक्टली सेम काम कर सकता हूँ इसको एक्सटेंड करके, लेकिन वो चीज़ जब मैं आपको समझा चुका हूँ तो अब डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ई एफ की लंबाई मैंने मान ली है जी एक्स, तो नीचे वाले के एरिया और ऊपर वाले के एरिया का अगर मुझे रेशियो सिर्फ चाहिए तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले का एरिया एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इसका एरिया, और नीचे वाले का एरिया होगा 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऊपर वाले का एरिया कितना है 2 यूनिट, तो नीचे वाले का 1 यूनिट, ठीक है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 49। इस माइनस के 2x स्क्वायर को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। 200 अगर उधर गया या फिर 49 को इधर भेज दो फिर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 249, 3 से कैंसिल आउट बिल्कुल हो रहा है, 3 8 24, 3 3 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी √83, ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, x की जो लंबाई है वही हमने निकालनी थी, ठीक है। एक टिपिकल सी सिचुएशन है, जी हाँ, एक टिपिकल सी सिचुएशन है, जनरल सिचुएशन नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेसिफिकली अब आपके माइंड में फीड रहेगा तो आप एकदम से रिएक्ट कर पाओगे, नहीं रिएक्ट कर पाओगे तो फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में रहेगा जिस तरीके से मैंने बताया है, टेंशन मत लो। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AB is 10, CD is 4, AB बड़ा है। AB is 10 and CD is 4। BC ऑलरेडी 5 5 है, यानी कि आइसोस्केलस भी है, ठीक है। इफ PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स, और PQRS इनके मिड पॉइंट हैं, PQR और S, तो PQRS का एरिया पूछ रहा है, तो PQRS का एरिया पूरे ट्रेपेजियम के एरिया का हाफ होएगा, सीधी सी बात है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया आप इजीली निकाल सकते हो, अगर आपको सारी साइड्स की लेंथ गिवन हो तो इसका एरिया हाफ होएगा, उसको हाफ करना है, दैट्स इट आपका आंसर। तो मैंने आपको कब बताया है, CDS के अंदर एक ऐसा इक्वेशन आया था और उसके अंदर ट्रेपेजियम नहीं था, नॉर्मली एक क्वाड्रिलेटरल थी, तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके मिड पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हो, पहले बता चुका हूँ तो इसलिए सिर्फ एक बार बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। इसके मिड पॉइंट्स हैं EFGH। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस डायगोनल को मिलाऊं और इस डायगोनल को मिलाऊं तो यहाँ पर क्या है, ये मिड पॉइंट है, आप बोलोगे जी हाँ मिड पॉइंट तो है, यही मिड पॉइंट है, जी हाँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है
कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया गया, तो ये जो साइड होती है ये तीसरी के पैरेलल भी होएगी और उसकी हाफ भी होएगी। जी हाँ, बिल्कुल होएगी। और जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो इसका जो एरिया है, अगर इस ट्रायंगल की साइड अगर हाफ है तो इसका एरिया 1/4 होता है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। जी हाँ, 1/4 होता है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1/4 होएगा। ट्रायंगल ACD के कंपैरिजन में, ACD के कंपैरिजन में HGD का एरिया 1/4 होएगा। ठीक है, अगर मैं इधर यही काम करूं तो यहां पर एरिया को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। देखो, यहां पर एरिया को मैंने दो हिस्सों में बांटा है, एक तो ब्लू लाइन से ऊपर है, एक ब्लू लाइन से नीचे है। यहां पर भी मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को मिला रखा है, तो इसका एरिया 1/4 होएगा। तो अब ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल का एरिया 1/4 है, कहां पर? ABC के अंदर। ABC के अंदर 1/4 एरिया इसने घेर रखा है और ACD के अंदर 1/4 एरिया इसने घेर रखा है। अगर मैं बीच वाले को हटा दूं तो इन दोनों ने मिलकर टोटल 1/4 एरिया घेर रखा है। इन दोनों ने मिलकर टोटल 1/4 एरिया घेर रखा है। क्लियर है? अब कुछ स्टूडेंट को यहां पर डाउट होएगा पक्का कि 1/4 + 1/4 हाफ होना चाहिए, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा। ठीक है, मान लो ये एक देश है पाकिस्तान और ये एक और देश है चाइना। ठीक है, मान लो पाकिस्तान की आधी जमीन टेररिस्ट ने ले रखी है और चाइना की आधी जमीन भी टेररिस्ट ने घेर रखी है, घेर कर बैठे हैं। और अगर चाइना और पाकिस्तान ये चाहें कि हम मिलकर एक देश बना लें और ये दोनों आपस में मिल जाएं, तो यहाँ पर भी आधी घेर रखी थी टेररिस्ट ने, यहाँ पर भी आधी, तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो जितनी भी ज़मीन मिलेगी उसकी आधी ही तो ज़मीन है ना टेररिस्ट के पास। इस ज़मीन का भी आधा टुकड़ा टेररिस्ट के पास, इस ज़मीन का आधा टुकड़ा भी टेररिस्ट के पास। अगर मिलेंगे तो जितनी भी बड़ी ज़मीन है उसका आधा टुकड़ा टेररिस्ट के पास। हाफ और हाफ 1 तो नहीं हो जाएगा ना कि सारी ही टेररिस्ट ने घेर ली। तो यहाँ पर भी सेम काम है। ये जो ट्रायंगल अपने पास बनी थी ACD, उसका 1/4 इसके पास और इस वाली ट्रायंगल का 1/4 इसके पास। अगर मैं बीच वाली लाइन को उठाऊं, पूरे एरिया को देखूं, तो पूरे एरिया का 1/4 इन दोनों ने मिलाकर घेर लिया है। ठीक है जी। अब अगर मैं इस डायगोनल को मिलाऊं तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ये भी मिड पॉइंट है, यही मिड पॉइंट है, तो इसने भी CBD का 1/4 घेर रखा है। और इसको मिलाऊं, ये भी मिड पॉइंट है, यही मिड पॉइंट है, इसने भी 1/4 घेर रखा है। ये दिख रहा है कि नहीं, ब्लू वाला? ठीक है, थोड़ा सा मेरे ख्याल थोड़ा सा अलग है, कोई नहीं, लाल रंग ले लेते हैं। तो अगर नीचे वाली ट्रायंगल का 1/4 इसने घेर रखा है, ऊपर वाली ट्रायंगल का 1/4 इसने घेर रखा है, तो ओवरऑल एरिया की अगर बात करें तो इन दोनों ने मिलकर पूरी फिगर का 1/4 घेर रखा है। ठीक है, तो देखो, इन दोनों ने मिलकर पूरी फिगर का 1/4 हिस्सा घेर रखा है, इन दोनों ने मिलकर पूरी फिगर का 1/4 हिस्सा घेर रखा है। अगर मैं 1 2 3 4 इन चारों की एक गैंग बना दूं, इन चारों का ग्रुप बना दूं, तो 1/4 + 1/4 इन चारों ने मिलकर पूरी फिगर का आधा हिस्सा घेर रखा है, हाफ। तो आधा अंदर बचेगा और आधा इन चारों के पास बचेगा, इन चारों के पास मिलाकर आधा बचेगा। तो किसी भी फिगर के अंदर अगर मिड पॉइंट्स को मिलाकर कोई भी फिगर बनाई जाती है तो उसका एरिया जो है पूरी फिगर से हाफ होता है, चाहे वो फिगर ट्रेपेजियम हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैसी भी फिगर हो, मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो आधा एरिया घिरेगा। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ठीक है दोस्त, तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालो और उसका आधा कर दो। तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दें फिर, चलो। अगर ये 4 है, ये भी 4 हो जाएगा, मैंने पैरेलल खींची है, ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, 10 में 4 गए 6, ये 6 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर ये, और वैसे भी अगर आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो ना तो आप ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 अलग अलग हाइट भी खींच सकते हो, उतनी ही स्पीड से आंसर आएगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, नीचे 6 है तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी एल्टीट्यूड उसको। ठीक है, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5 तो हाइट 4 आ गई। तो ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 10 और 4 14 इंटू हाइट है 4 है और उसका हाफ हमने लेना था। मिड पॉइंट को मिलाकर बनाने वाली क्वाड्रिलेटरल आधा एरिया घेरती है, इसलिए मैंने हाफ ले लिया।
तो 2 दूनी 4 से 4 गया तो आंसर 14 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहले बता चुका था ये पॉइंट में आपको। ये बताओ भाई, हिंट देना चाहूँगा मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हिंट से पहले आप सोल्व कर लो एक बार इसको। ठीक है, खाम का हिंट नहीं लेनी, पहले एक बार जोर लगा लो अपना। एक स्क्वायर के अंदर अगर आप ऐसे डायगोनल्स को मिलाते हो तो बिकॉज स्क्वायर जो है एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो अगर स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है और यहाँ पर आप इन लाइनों के मिड पॉइंट को लेते हो तो इस लाइन को जोड़ोगे तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से गुजरेगी। आपको खुद फील हो रहा है स्क्वायर के डायगोनल्स जो हैं वो एग्जैक्टली स्क्वायर के सेंटर पर मिलेंगे, और अगर मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को मिलाओगे वो भी सेंटर से पास होगी। स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है। अगर रेक्टेंगल ऐसे होगी तो उसके अंदर भी ऐसा होएगा, रेक्टेंगल के अंदर भी। ठीक है जी, तो पहली हिंट ये है। अब इसके बेस पर अगर आप वहाँ पर करना चाहो तो कुछ कर लो। दूसरी हिंट, अगर आप स्क्वायर को ये मिड पॉइंट को ऐसे मिला देते हो तो वो 2 रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये भी एक रेक्टेंगल है स्क्वायर की आधी, ये भी स्क्वायर की आधी रेक्टेंगल है। और अगर आप इन रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स को मिलाते हो तो एरिया 4 बराबर हिस्सों में बंटता है। जी हाँ, बिल्कुल, एरिया 4 बराबर हिस्सों में बंटता है। दूसरी हिंट। अब सबसे मेन हिंट, उसके बाद खेल खत्म कर सकते हो आप। तीसरी हिंट ये है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं यहाँ से ऐसे मीडियन खींचूँ, यहाँ से ऐसे अगर मैं मीडियन खींचूँ, अगर मैं तीसरी मीडियन खींच दूँ तो 6 बराबर हिस्सों में एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने तीसरी मीडियन ड्रॉ नहीं की। ये 1/6 है, ये 1/6 है। ये अगर मैं तीसरी मीडियन खींचता तो 1 + 1 ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 1 + 1 ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट्स के कॉम्बिनेशन से वो सोल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, करें फिर अब सॉल्व। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इनके मिड पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये जो लाइन है ये सेंटर से पास होगी। ऑफ कोर्स सिमेट्री के कारण ये सेंटर से पास होगी। हम प्रूव कर सकते हैं बट क्यों करें, हैं ऐसी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये सेंटर से पास होगी। अब आप देखो इसको, यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ये एक मीडियन है कि नहीं, ये एक मीडियन है कि नहीं, क्योंकि नीचे एक रेक्टेंगल बनी है, नीचे एक रेक्टेंगल बनी है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एक मीडियन होएगी, ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है ये वाली लाइन, ये एक मीडियन होएगी। नीचे रेक्टेंगल के डायगोनल्स है, रेक्टेंगल है ABEF के डायगोनल्स हैं। जी हाँ, ये एक मीडियन है और ये भी एक मीडियन है। जी हाँ, ये भी एक मीडियन है। तो अगर अपने पास एक ट्रायंगल है ऐसे, ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है, तो ये एरिया 1 होएगा, ये 1 होएगा, ये 2 होएगा, ये 2 होएगा। मीडियन का डिवीजन अभी अभी मैंने आपको बताया। तो अगर ये एरिया 1 है तो ये भी 1 है, ये एरिया 2 यूनिट है, और ये पूरा एरिया कौन सा एरिया, HIEZ का जो एरिया है ये 2 होएगा। लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, तो मैं नहीं छेड़ूंगा इसको। ठीक है, अब मैं उस तरफ चलता हूँ। अब मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। यहाँ से ये भी एक मीडियन है ना, ये मिड पॉइंट है, और यहाँ से ये भी एक मीडियन है। जी हाँ, मिड पॉइंट है। तो अगर ऐसे मीडियंस ड्रॉ की गई हैं तो अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होएगा। जी हाँ, इसका एरिया 2 यूनिट है तो इसका एरिया भी 2 यूनिट होएगा, इस पूरे का मिलाकर। कौन से का, JIFG। यहाँ पर ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बनाई गई है, यहाँ से मीडियन ड्रॉ की गई, यहाँ से मीडियन। अगर इसका एरिया 1 है, इसका 1 है, इसका 2 होएगा, सॉरी इसका 1 है तो इसका 2 होएगा। तो अगर इस पूरे का एरिया 2 होएगा तो 1 यहाँ पर आ चुका है तो 1 यहाँ पर होएगा। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, रेक्टेंगल के अंदर अगर ऐसे डायगोनल्स को मिलाया गया है और इसका एरिया 3 यूनिट है तो इसका भी 3 होएगा, इसका भी 3, इसका भी 3। तो यहाँ पर एक बार देखो, FIA का एरिया कितना है, 2 और 1 3, तो इसका एरिया भी 3 यूनिट होएगा। यहाँ पर भी 3 यूनिट है, यहाँ पर भी 3 यूनिट है। जी हाँ, ठीक है। तो अब तो आ गया, शेडिड पोर्शन का एरिया अगर 1 यूनिट है
तो पूरी रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 3 चौके 12, 3 3 3 3 12, और पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 12 का डबल, क्योंकि अगर आप मिड पॉइंट्स को ऐसे मिलाते हो स्क्वायर के अंदर तो 2 बराबर रेक्टेंगल्स में बांटेगा। अगर इसका एरिया 12 है तो इसका ही 12, पूरे का 24, तो 1/24 पोर्शन हमने शेड कर रखा है। पूछ रखा है शेडिड इज टू अनशेडिड, तो शेडिड अगर 1 यूनिट है तो अनशेडिड 23 यूनिट होएगा, तो 1:23, ऑप्शन बी। तो एक तो ये तरीका है, मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है कि एक ये तरीका, एक और तरीका बता देता हूं यहां पर, ठीक है। देखो एक और काम आप यहां पर कर सकते हो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को ए बी सी के अंदर, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ये एक मीडियन है, आप बोलोगे जी हाँ मीडियन तो है, और ये भी एक मीडियन है, बिकॉज स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो ये भी एक मीडियन होगी, और ये ई तो मिड पॉइंट उसने पहले ही बता रखा है, तो ये भी एक मीडियन होगी। तो ये सेंट्रोइड हो गया जहाँ पर भी 2 मीडियन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये 2:1 रेशियो में बांटेगा। अगर ये 2 है तो ये भी 1 है, अगर ये 2 है तो ये 1 है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली सेम काम मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा ट्रायंगल को, ये 1:2 है तो यहाँ पर ये भी 1:2 होएगा, है ना। सेम काम मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो अपने पास एक ट्रायंगल है, कौन सी, जी ए बी, अपने पास एक ट्रायंगल है जी ए बी, उसके अंदर एक पॉइंट है जो 1:2 रेशियो में बांटता है, एक पॉइंट है जो 1:2 रेशियो में बांटता है, तो ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल होएगी पक्का, तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल हुई, इसी कारण इस क्वेश्चन को ट्रेपेजियम के अंदर लिया गया है, ठीक है, कि ट्रेपेजियम बन गया। अब छोटी ट्रायंगल की साइड अगर 1 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड जो है वो 3 है, तो छोटी ट्रायंगल का एरिया अगर 1 होएगा तो बड़ी का 9 होएगा, साइड का रेशियो 1:3, तो एरिया का रेशियो 1:9, ठीक है। तो इसका एरिया मैंने मान लिया 1 यूनिट, तो इसका एरिया मुझे मानना पड़ेगा 9 यूनिट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया डिवीजन पता है ना, इसका एरिया 3 यूनिट और इसका एरिया भी 3 यूनिट, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। और अब हम ऊपर वाले का एरिया भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अगर छोटी ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना है, 9 यूनिट, तो इस नीचे वाले हिस्से का एरिया कितना होगा, 8 यूनिट, तो यहाँ से आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो, 9 और 1 10, 3 और 3 6, नीचे वाले का एरिया कितना है 16, इसका एरिया अगर 8 यूनिट है तो उसका एरिया 1 यूनिट होएगा, 1:8, तो ये अगर 16 है तो वो 2 यूनिट होएगा, दिस विल बी 2 यूनिट। अब बस हो गया खेल खत्म, अब बताओ आंसर बताओ अब जल्दी। अगर आप किसी स्क्वायर को डायगोनल से ऐसे 4 हिस्सों में बांट देते हो, तो ये जो एक हिस्सा होएगा यहाँ पर, इसका जो एरिया है वो कितना होएगा, वो पूरे स्क्वायर के एरिया का, ये आपको दिख रहे हैं इसके अंदर लिखे हुए, थोड़े थोड़े काले काले दिख रहे हैं, तो ये जो एरिया होएगा ये 1/4 होएगा, जी हाँ। तो ये पूरा एरिया कितना निकल कर आ रहा है, 9 और 1 10, 16 और 2 18, ये पूरा एरिया 18 यूनिट है, तो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया 18 चौके 72 हो जाएगा। और इसमें से शेडिड कितना है, शेडिड है 2 और 1 3 यूनिट इसमें से शेडिड है, तो 1/24 शेडिड है, 1 शेडिड है, 24 कंप्लीट है, तो अनशेडिड कितना होएगा, 23 होएगा, तो आंसर विल बी 1:23, दैट इज ऑप्शन बी। ये सिंपल सी बात है, एक बार मैं आपको वैल्यूज दिखा देता हूँ ये, ठीक है जी। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो है ये मिड पॉइंट नहीं होंगे, रेशियो को थोड़ा सा हम ऑल्टर करेंगे, तो फिर हम वहाँ पर मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज़ करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज़ करना, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर अगर मास पॉइंट ज्योमेट्री कई बार इजी पड़ता है, दूसरे वैसे भी हम कर सकते हैं लेकिन वो लेंदी पड़ता है, तो मास पॉइंट ज्योमेट्री हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अगला, ये बताओ जी, तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है ये, तो करते हैं उसी तरीके से हम इसको। ABCD इज ए स्क्वायर E एंड F, ये जो क्वेश्चन है और जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, अगले कई साल तक नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी मैं क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज ये हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, बट अपने
दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं तो ग्रोथ होती है अपने दिमाग की, कंसेप्ट्स को पकड़ने की स्पीड तेज़ होती है। तो एग्जाम में जो एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर कंसेप्ट्स को पकड़ने की स्पीड तेज़ होगी। तो मैं कर क्या रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। कई क्वेश्चन ऐसे आपको लगे होंगे कि सर एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं ये कर रहा हूँ कि जो कंसेप्ट्स रिलेवेंट हैं मैं उनको ले रहा हूँ। दो तरीके होते हैं, एक तो बात क्या है कि मैं कंसेप्ट ही इरिलेवेंट ले आऊँ, यानी कि ऐसे ऐसे थ्योरम्स ले आऊँ जो एग्जाम में नहीं आते और वो थ्योरम्स आपको करवाऊँ, आप इंप्रेस हो जाओ। लेकिन उन थ्योरम्स के ऊपर प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है, टाइम की वेस्टेज है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज ए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेप हैं, 5 स्टेप है, या फिर 4 थ्योरम यूज़ हो रहे हैं, 5 रिजल्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मान लो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन वो पाँचों के पाँचों रिजल्ट रिलेवेंट हैं, पाँचों के पाँचों कंसेप्ट रिलेवेंट हैं। तो आप उस क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो दिमाग दौड़ाओगे कि कौन सा लगाऊं, कौन सा लगाऊं, कौन सा लगाऊं। तो कंसेप्ट्स को पहचानने की प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे क्वेश्चन करने से। उनके कंसेप्ट रिलेवेंट होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। इनको सोल्व करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा जो एग्जाम के क्वेश्चन है उनसे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इनमें ज़्यादा कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये हमारी मदद करेंगे, हमारी जो कंसेप्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की पावर है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मैं सोच समझ के कैसे लेवल बढ़ाकर तैयारी करनी है, कैसे लेवल बढ़ाकर नहीं तैयारी करनी है, सब सोच समझ के चल रहा हूँ। 1 भी % नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख जाए, टेंशन ना लो, अपनी नज़रों से पास होकर आया है वो। ठीक है, ABCD is a square, E and F are points on side BC and AD respectively, such that BC is to EC is 1:2, BC is to EC 1:2 है, और ये भी 1:2 है, AF is to FD is 1:2। Then what is the area ratio of shaded and unshaded portions? तो shaded और unshaded portions के areas का रेशियो क्या होएगा ये हमने बताना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने GJ और JB इसका रेशियो निकाल लिया था, GH और HA इसका रेशियो निकाल लिया था। उसके बाद चीज़ें आसान हो गई थी, इनका रेशियो एग्जैक्टली सेम आएगा। क्यों? क्योंकि 1:2 1:2 ये सिमेट्री है, तो इनका रेशियो सेम आएगा। तो ये एक ट्रेपेजियम बनेगा, ये लाइन इसके पैरेलल होएगी, और उसके बाद तो हम क्वेश्चन का मजाक उड़ा ही देंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी रेशियो हो, तो हमें ये रेशियो निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, अगर आपको याद हो, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने ये ट्रायंगल ली थी, है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं यही ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सामने ट्रायंगल है जी ABC, और इसके अंदर जो AE है ये इसको डिवाइड कर रही है 1:2 रेशियो में, और जो BG है ये मीडियन होएगी, ये डिवाइड करेगी 1:2 रेशियो में। क्यों? बिकॉज अगर आप स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स ड्रॉ करते हो तो वो मिड पॉइंट से पास होते हैं, 90 डिग्री पर पास होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब हम मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज़ करने वाले हैं। तो ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले वेट को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर जो वेट अज्यूम किया जाएगा वो इस 1 को कोरस्पॉन्ड करता है और इस 1 को कोरस्पॉन्ड करता है। तो मैंने 1 मान लिया ताकि 1 और 1 दोनों का मल्टीपल हो। तो 1 × 1 तो 2 × 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 × 1 तो यहाँ पर 1 × 1 यहाँ पर हो जाएगा। वेट को काले रंग से लेते हैं, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे पेपर में। ठीक है, 1 × 1 2 × 1 यहाँ पर 2, 1 × 1 1 × 1 यहाँ पर 1, तो 1 + 1 इस पॉइंट के ऊपर जो वेट है वो 2 हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर जो वेट है वो 2 हो गया। ठीक है, तो इस लाइन में यहाँ पर भी 2 वेट, यहाँ पर भी 2 वेट, तो 1:1 रेशियो में ये लाइन बटेगी। तो यहाँ पर ये लाइन जो है ये 1:1 रेशियो में बटेगी। ठीक है जी, और अगर GJ और JB 1:1 रेशियो में बटे हैं तो GH और HA भी 1:1 रेशियो में बटे हैं। और जैसे ही आपको 1:1 1:1 दिखा है तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मीडियंस हैं। अब तो हमें ट्रेपेजियम वगैरह बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भैया 1:1 रेशियो मीडियंस हैं, और मीडियंस जब भी ऐसे आती हैं तो आपको तो ये सारा एरिया पता ही है कि ये अगर 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, ये 1 है, ये 2 है।
है ना, क्योंकि अगर मैं तीसरी मीडियन को खींचूंगा तो 1 1 1 1, जैसे ही मैंने इस तीसरी मीडियन को इरेज किया, पहले ही हम डिटेल में कर चुके हैं, तो 2 हिस्से मिलकर एक हिस्सा बना लेते हैं, 2 हिस्से मिलकर एक हिस्सा बना लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो एरिया है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो एरिया है पूरी ट्रायंगल का 1/6 है, ये 1/6 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 2 पोर्शन को मिलाकर बना है, 2 1/6 पोर्शन को। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/6 है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया 1 मान लूँ, इसका एरिया 1 मान लूँ, तो इसका एरिया मुझे मानना पड़ेगा 2 यूनिट, और इसका एरिया भी मुझे मानना पड़ेगा 2 यूनिट। तो आपने स्क्वायर के चौथे हिस्से का एरिया निकाल लिया, ये स्क्वायर का चौथा हिस्सा है ये, तो चौथे हिस्से का एरिया है 2 और 2 4 और 2 6, तो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और उसमें से शेडिड कितना है, उसमें से शेडिड है सिर्फ और सिर्फ 2, तो कुल मिलाकर 1/12 पोर्शन शेडिड है। तो हमने निकालना है शेडिड इज टू अनशेडिड, तो शेडिड 1 है, 12 टोटल है, अनशेडिड 11 होएगा, आंसर विल बी ऑप्शन है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और इसको विदाउट मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज किए भी हम 1:1 रेशियो निकाल सकते हैं। एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। ठीक है, इन दी गिवन फिगर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, AB इज इक्वल टू 2, AB 2 है, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर कई कंसेप्ट होंगे। BC इज इक्वल टू 4, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, तो भैया ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, सिंपल सी बात है। CEAF 1 1 है, AF 1 है तो CE भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन, तो शेडिड पोर्शन का एरिया हमने बताना है। ठीक है, तो शेडिड पोर्शन का एरिया यहाँ पर मैं हिंट देता हूँ, आप अनशेडिड पोर्शन का एरिया निकालो, शेडिड का आप बता पाओगे। ठीक है, टोटल में से घटा देंगे, पूरी रेक्टेंगल का एरिया कितना है 4 दूनी 8, 8 में से अनशेडिड का घटा दो, तो अनशेडिड का आप इसका एरिया तो निकाल ही सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो कि नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 इंटू 4, इसका एरिया तो हम निकाल लेंगे। 4 नहीं सॉरी, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 आएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 2, जी हाँ, आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो, इसका इसका हाँ निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट दे दी है, इसके बाद आगे अपने आप काम करो, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, मैं तो बता ही दूंगा। तो भाई ये 1 है तो ये 3 यूनिट होएगा। ठीक है, तो अब मैं कोशिश ये करूँगा कि इसका एरिया तो मुझे पता लग गया है, इसका एरिया। ठीक है, अब मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल पाऊँ किसी तरह। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3 दूनी 6 का आधा 3, तो इस पूरे पोर्शन का एरिया है 3। ठीक है, तो मुझे इसका एरिया निकालने पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होएगी, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर ट्रेपेजियम तो बन नहीं रहा, किसी तरह सिमिलर ट्रायंगल्स बने, तो सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे बना पाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स या तो डमरू से बनती हैं, तो यहाँ पर डमरू भी पूरा हो नहीं पा रहा, ऊपर तो ये पूरी ट्रायंगल है, यहाँ पर इस ट्रायंगल का हिस्सा टूटा हुआ है, तो यहाँ से मुझे स्ट्राइक किया सबसे पहले कि अच्छा इसको कंप्लीट करते हैं। तो ABCDEF इसको मैंने मान लिया है जी। तो यहाँ पर अपने पास 2 पेयर हो गए सिमिलर ट्रायंगल्स के, 2 पेयर कौन कौन से, सबसे पहला पेयर तो ये डमरू बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में क्रॉस है, जी हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं। तो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इस वाली ट्रायंगल की जो साइड 1 है, दूसरी वाली ट्रायंगल की वही कोरस्पॉन्डिंग साइड 3 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये होती है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये। तो यहाँ पर अगर ये वाली साइड 1 है तो ये वाली साइड 3 है, ऊपर वाली ट्रायंगल 3 गुना है नीचे वाली से, तो ऊपर वाली ट्रायंगल की अगर ये साइड 2 है तो ये वाली साइड हमें मिल जाएगी, ऊपर वाली की साइड 3 गुना है, अगर वो 2 है तो ये 1/3 होएगी, यानी कि 2/3 होएगी। चलो हमें ये पता लग गई। अब एक और पेयर है यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स का, ये 2/3 हमें पता लग गई, ये वाला, ये
ये भी एक डमरू बना रहा है कि नहीं बना रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बना रहा है। तो यहाँ पर भी देखो ज़रा रिलेशन, इनके बीच में रेशियो देखो। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ऊपर वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। ऊपर वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड अगर 1 है तो नीचे वाली ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड 2/3 + 2, तो 2/3 + 2, 3 दूनी 6 और 2 8/3, ये पूरी साइड 8/3 है। अगर वो 1 है तो ये 8/3 है, ठीक है। अगर वो 1 है तो ये 8/3 है। तो रेशियो क्या है? रेशियो है 3:8। अगर उसकी साइड 3 है तो इसकी साइड 8 है। तो इसकी ये वाली साइड अगर 3 है छोटे वाली ट्रायंगल की, तो इसकी ये वाली साइड 8 हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल 8 हो जाएगी। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या मिलेगा, अब मैं आपको बता देता हूँ हम ऐसा क्यों कर रहे थे। 3:8 मैंने इसलिए निकाला है बिकॉज इस पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है वो हम निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं। तो अगर बेस किस रेशियो में डिवाइडेड है, अगर ये हमें पता चल जाए, तो एरिया किस रेशियो में डिवाइडेड है, जिस रेशियो में बेस डिवाइडेड है उसी में एरिया डिवाइडेड है, तो मैं इस प्लेस का इंडिविजुअल एरिया निकाल पाऊंगा इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो मैं इस ट्रायंगल का इंडिविजुअल एरिया निकाल पाऊंगा, क्योंकि इस पूरी का तो मैं निकाल ही सकता हूं और इसका भी मैं निकाल सकता हूं इजीली, ठीक है। तो यहां पर इस रीजन का एरिया, इस रीजन का एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 का आधा 3। तो इस रीजन का एरिया हो गया है जी 3, जो कि हमने पहले भी निकाला था। तो इस रीजन का एरिया हो गया है 3, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया BCE, ट्रायंगल BCE का एरिया क्या है? BCE का एरिया बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 का आधा 2, तो उसका एरिया है 2। और उसको भी 3:8 रेशियो में बांटना है। हमें 8 वाला पार्ट चाहिए। तो टोटल एरिया अगर 8 और 3 11 है तो हमें 8/11 चाहिए। तो टोटल एरिया अगर 2 है तो उसका 8/11 चाहिए। 8 दूनी 16/11, तो इसका जो एरिया है वो 16/11 होएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस पूरे का एरिया 3 है, इसका एरिया 16/11 है। तो पूरे वाइट पोर्शन का एरिया आ गया, पूरे वाइट पोर्शन का एरिया। तो ठीक है, उनको जोड़ दो अब एक बार। 11 × 33, 33 और 16, 49/11, ये पूरे वाइट पोर्शन का एरिया है। पूरी रेक्टेंगल का एरिया है 4 दूनी 8, तो 8 में से इसको घटाना है। 11 × 8 = 88, ठीक है। 88 में से 48 अगर जाते हैं तो 40 आता, तो 39/11। आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा ये क्वेश्चन। हो सकता है कैट में भी नहीं आए, क्योंकि स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन क्या कंसेप्ट्स रिलेवेंट हैं? हाँ, सारे कंसेप्ट रिलेवेंट यूज़ किए हैं। तो सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कई क्वेश्चंस लिए गए हैं, उनको नेगेटिवली मत लेना, वो बहुत फ़ायदा करेंगे एक्चुअल में आपको, आपके दिमाग को किक स्टार्ट करेंगे। वो कंसेप्ट्स को सोचना स्टार्ट कर देगा उन क्वेश्चंस को करने के बाद। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज़ गिवन दैट कि AB = AD। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड हैं, जिसकी 2 साइड इक्वल हैं आपस में और बाकी की 2 साइड इक्वल हैं। इसका मतलब ये अपने पास एक काइट बनेगा, एक पतंग बनेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी काइट। मैंने आपको बताया ना कि 2 पेयर होते हैं इक्वल साइड्स के। तो ए कौन कौन सी साइड इक्वल है? AB और AD। अगर ये 13 है तो ये भी 13 है, ये मेरा है तो ये भी मेरा है, ठीक है। ये 20 है तो ये भी 20 है। BD = 24 और BD जो है वो 24 है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी काइट के अंदर अगर इस डायगोनल को मिलाते हैं तो ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। और दूसरी बात, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे डायगोनल को ड्रॉ करूं तो वो 90 डिग्री पर इसको काटेगा, ठीक है जी। और एक और चीज़ बताई है कि इस वाली डायगोनल को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है ये वाला डायगोनल, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अगर आप एल्टीट्यूड खींचोगे तो वो मीडियन का काम भी करेगी। तो इस BD की लंबाई अगर 24 है तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, ठीक है। 5 12 13, तो ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। अब इस ट्रायंगल के अंदर आओ, 12 20 और ये कितना हो जाएगा? ये 5 का 4 गुणा, ये 3 का 4 गुणा, ये 4 का 4 गुणा, ये 16 हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को O बोल दूँ तो O से लेकर C तक 16 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है? वो सब कुछ निकल चुका है, सॉल्व करो इसको, सब कुछ निकला पड़ा है।
एग्जामिनर ने क्या बोला है, इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल, अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल हम डालें हैं और उसका रेडियस आर मान लें, तो भैया क्या रिलेशन है, किसी भी फिगर के अंदर अगर आप एक सर्कल डाल रहे हो तो ये रिलेशन होती है हर एक, सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं है, हर एक पॉलीगन के अंदर। ये मैं आपको बता चुका हूँ प्लेन ज्योमेट्री में, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। और किसी भी फिगर का जो एरिया होता है वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हाफ d1 d2 साइन थीटा। तो काइट का जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर काटता है, तो साइन 91 होएगा, तो एरिया होएगा हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पहले डायगोनल की लंबाई 24, दूसरे डायगोनल की लंबाई 21 इज इक्वल टू इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, पूरे काइट के पेरीमीटर का हाफ। तो 2 बार 13 है, 2 बार 20 है, तो 1 बार 13 और 20 ले लेते हैं, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 33। एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। 2 से अगर मैं इसको काटूं, वहां से मैंने एक 3 उठा लिया, तो यहाँ से 3, यहाँ से 2, 6, 6 चौके 24। हाँ ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2184/11, 11 सत्ते 77, 7/11, 7 पॉइंट समथिंग। अच्छा, तो ये क्या बोल रहे हैं, निकटतम पूर्णांक इसके पास से पास, तो ये 7.5 से बड़ा है। 11 का हाफ क्या होता है, 11 का हाफ होता है 6.5, तो 7 जो है वो 6.5 से बड़ा है, तो ये आधे से आगे 8 के पास ये चला गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर 11 का हाफ होता है यहाँ पर 6.5, तो एग्जैक्टली 7.5 पर बैठा है, बट ये 11 के हाफ से आगे है, तो ये हाफ से बड़ी है ये चीज़, तो ये 8 के करीब चला गया है। इसका निकटतम पूर्णांक क्या होगा, 8 होगा। हेलो हेलो।